मेड इन यूके या फिर कहें कि मेड इन ब्रिटेन या मेड इन यूएस सामान देखकर अक्सर आपको खरीदने का मन करता है, लेकिन अक्सर ये सामान बहुत महंगे होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये सस्ते में मिला करेंगे। इतना ही नहीं, विदेशियों के बीच या यूएस और यूके के मार्केट में मेड इन इंडिया सामान का बोलबाला बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए कि यूके से आने वाले 90% सामानों पर ड्यूटी घटने वाली है और यूके भी मेड इन इंडिया सामान के 99% सामान पर ड्यूटी घटाने वाला है। अब कुछ इसी तरह की डील यूएस के साथ भी होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच 2-3 खास डेवलपमेंट हुए। एक तो ये हुआ कि यूएस और चीन के बीच ट्रेड डील हो गई। जी हाँ, ये वही यूएस और चीन है जो बिल्कुल एक समय में कुछ ही हफ्ते पहले तक दोनों दो ध्रुव पे थे। और यूएस का यूके के साथ भी ट्रेड डील हो गई है। अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कारोबार का नक्शा बदलने वाला है और इसमें किसे कितना फायदा होगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही खास मेहमान। पूर्व विदेश सचिव हैं शशांक सर हैं, जो कि पूरे इस मामले को या फिर कहें अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को बहुत करीब से देखे हैं और विदेश सचिव भी रहे हुए हैं। जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पूरे ट्रेड्स को बहुत बखूबी से समझते हैं और उसकी बारीकियों में जाकर इसका विश्लेषण करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ट्रेड एक्सपर्ट अभिजीत दास जी हैं, इनको कई बार आपने पढ़ा होगा, बड़े खूबसूरत आर्टिकल लिखते हैं जो कई चर्चा में रहती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब, हमारे दर्शक इनसे नए नहीं हैं, क्योंकि ये जिस तरह के डेटा का एनालिसिस करते हैं बहुत कम आपको देखने को मिलता है। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे FIO, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे एक्सपोर्ट की बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट SC रहलान साहब, जो कि 50 साल का अनुभव रखते हैं एक्सपोर्ट में। तो इन सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत मैं शशांक सर आपसे करना चाहूँगा जी कि जिस तरीके से पूरा ट्रेड सेटअप दुनिया का बदल रहा है, इसमें भारत के लिए क्या टेक अवे है, और थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं तो भारत को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, थोड़ा सा अगर पुराने ज़माने में जाएँ तो हम लोगों का था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शनिज्म, अपने इंडस्ट्री को प्रमोशन देना। फिर एक चरण सिंह जी टाइप के जब लोग आए तो उन्होंने थोड़ा सा नेशनलिज्म, सोशलिज्म का मामला लगाया कि क्यों हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ब्रांड नेम्स चाहिए हमको, हम जनता टाइप की चीज़ें क्यों नहीं बना सकते हैं जिससे काम चल सकते हैं। उसके बाद में निकलकर नरसिम्हा राव जी के टाइम पर हमने जब सप्लाई चेन वगैरह नई बनाने का प्रयास किया। मैं खुद दक्षिण कोरिया में उन दिनों एम्बेसडर था और मेरे को उन्होंने बोला, खास करके नरसिम्हा राव जी ने, कहने कि भाई हम इनसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का ट्रेड के लिए, तो तुमको खास मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ इस काम को करने के लिए। तो मुझे ये बात आपने बुलाया मुझे, तो मुझे बहुत इसका आपका धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि अब नई नीति ये आ गई है कि सप्लाई चेन से जोड़ना मोदी जी ने करा है आत्मनिर्भरता का, तो दोनों के बीच में हमको चल रहा है किसी तरीके से कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए, जो अमेरिका फर्स्ट अमेरिका लास्ट ट्रम्प साहब ने नीति बनाई थी वो नहीं होनी चाहिए। तो आत्मनिर्भरता इस मामले में होनी चाहिए कि हम दूसरों को तो पूरे तरीके से निर्भर ना रहें, लेकिन जो सप्लाई चेन्स में अगर हम जुड़ सकते हैं तो जुड़ने की आवश्यकता है हमको होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, हमारे लोगों को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। क्योंकि धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि जो सप्लाई चेन्स के ज़रिए अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, सब जगह अब सब कहते हैं हमें क्वालिटी चाहिए, हमें इंटरनेशनल जो अ, वो वो मोहर वाली चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने घर पे बना लिया और कहा कि साहब ये इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीज़ें चाहिए। फिर आप कहाँ बेचेंगे अपनी चीज़ें? अपना मार्केट बहुत बड़ा है हम लोगों का, कोई शक नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो जो हमने अभी अपने रक्षा के क्षेत्र में र हमने अभी दिखाया अपना दम कि हमारे जो डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, हमारे अपने यहाँ जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो एयर डिफेंस में भी और अपना जो ऑफेंस के टाइप पे भी हम लोगों ने, चाहे चाइना का आइटम्स रहे हों, चाहे अमेरिका के रहे हों, टर्की के रहे हों, सबको हमने एक तरीके से धूल चटा दी, एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने बेस्ट से बेस्ट ढूँढा और उसके साथ में हमने अपना आत्मनिर्भरता चलाया। तो आत्मनिर्भरता लोएस्ट लेवल पे नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भरता अगर हाईएस्ट लेवल पे करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। अभी तक हमारी यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था कि आईटी के क्षेत्र में
सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम लोग लो कॉस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी में करते थे। अब ये बाकी चीज़ों में भी हमको फिनटेक वगैरह में बाकी चीज़ों में करते हैं। अब मेरे ख़्याल से अब नया ये एक नया वो ज़माना आ गया है जब ट्रम्प साहब ने जो है ये शुरुआत करी है, लेकिन खुद वो थोड़ा-सा झुककर उन्होंने चीन के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। भारत ने भी यूके के साथ में, जबकि यूके ब्रेक्सिट से निकल गया था यूरोपियन संघ से, तो भारत ने ये पहली बड़ी उसके साथ में संधि हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से भारत और यूके का भी ये ट्रम्प साहब के लिए न्योता है कि भई आप हमारे साथ भी कर सकते हो और चीन के साथ में कर रहा हो। हमारे ऊपर क्यों तुम तरह-तरह के वो दबाव डालने का प्रयास करते हो? हम्म। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही सही लाइन पे लाके छोड़ा है कि यूके के साथ भारत का डील होना और चीन के साथ यूएस का डील होना, इस पे मैं अब अपने मेहमानों से बातचीत करूंगा और आपसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन एक जो बात आपने कही बातचीत कि आत्मनिर्भरता लोएस्ट लेवल पे क्यों होना चाहिए, हाई लेवल पे क्यों नहीं होना चाहिए, और ये हमने दिखा दिया अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें। जीटीआरई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी, मैं स्पेसिफिक डील पे आगे चलकर आऊँगा, लेकिन अभी जिस तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है, हम लोग मान के चल रहे थे कि सबसे पहले हम लोग कर लेंगे चाइना के यूएस के साथ करार, चीन के साथ सबसे लास्ट में होगा, सबसे तो मार चीन खाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। चीन लड़ रहा था बिल्कुल आमने सामने, ऐसे जो पता नहीं कहाँ जाकर पहुँचाएंगे, और फटाफट करार कर लिए, हालांकि हम लोग भी यूके के साथ कर लिए। तो इस सेटअप को कैसे आप देख रहे हैं? तो ये मेरी नज़रों में काफ़ी लॉजिकल है लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए भारत के साथ या यूके के साथ जो अमेरिका एफटीए करना चाहता है, उसमें अमेरिका अपना फ़ायदा देख रहा है कि कैसे भारत या यूके के प्रोडक्ट्स की टैरिफ कम हो, पॉलिसीज चेंज हो, डोमेस्टिक ज़्यादा सामान भारत और यूके खरीदें अमेरिका से, तो अमेरिका अपना फ़ायदा देख रहा है। लेकिन चीन के साथ में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। वहाँ अमेरिका की जान फंसी हुई थी। $650 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड था, ऑलमोस्ट वो जो एम्बार्गो लग गया था दोनों तरफ। देखिए 245% हाईएस्ट ड्यूटी, गारमेंट्स के ऊपर 169%, टॉयज के ऊपर 145%। ऐसे ट्रेड तो होता नहीं है। तो ट्रेड में, और चाइना ने भी इतनी टैरिफ्स लगा दी है 125% हाईएस्ट। तो ट्रेड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हॉल्ट हो गया। उनके जो थोड़ा बहुत हो रहा था उसमें जो है चाइना की तरफ से अधिक जा रहे थे सामान, क्योंकि जैसे दवाइयां हैं, बहुत सारे गुड्स हैं जो यूएस को बिल्कुल क्रिटिकली जरूरत पड़ती है। तो यूएस की जान फंसी हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट चाइना के टर्म्स पर उन्होंने कर लिया। तो अभी देखिए उन्होंने सीधे 249% से टैरिफ घटाकर 30% कर दिए हैं चाइना के ऊपर। ये 30% टैरिफ में से 20% जो फेंटेलिन पर है और 10% उनका बेस लाइन टैरिफ है, 30 वो हैं। चाइना ने भी घटाकर जो है 125 से 10% कर दिए हैं। तो ये बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए ट्रंप ने पहले रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए, फिर उनकी जान फंस गई उसमें। देखिए लोग सड़कों पर आ गए, स्टॉक मार्केट गिर गया उनका, और भी चीजें हुई उनके यहाँ। तो काफी प्रेशर में थे कंज्यूमर्स की तरफ से। अमेजोन ने कहा कि मैं टैरिफ से कितने प्राइस बढ़े हैं वो सब दिखाएंगे हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में। तो चाइना उनके गले की हड्डी बेसिकली बन गया था। वो हड्डी निकालने के लिए जो है डीपर एग्रीमेंट की जरूरत थी, लेकिन उसकी टाइम ही नहीं था। तो ये लोग जिनेवा में 2 दिन के लिए केवल मिले और जल्दी जल्दी कुछ एग्री कर लिया मोटे मोटे तौर पर कि ठीक है हम 249% या 145% एवरेज से 30 करते हैं और आप प्लीज जो है अपना कर दीजिए 125 से 10 कर दीजिए, और हम 3 महीने में और बैठते हैं साथ में, देखते हैं इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करता है कि चाइना उनके गले की हड्डी थी जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाली है 3 महीने के लिए, और यूएस और यूके थे कि उसमें उनको फायदा लेना था, इसलिए वो वेट कर सकते थे। अब देखिए यूके हो गया है, अब इंडिया का नंबर जल्दी आएगा। बिल्कुल, आपने जो एक बात कही चाइना और यूएस वाला, उस पर मैं अभिजीत सर आपके पास और सुनील जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल शशांक सर आपसे मैं लेना चाहूँगा इस पे कि जिस तरीके से यूएस ने चाइना के साथ या फिर चाइना ने यूएस के साथ, जो आप कह लें हड़बड़ी में महज चंद दिनों में ये सारा ट्रेड डील कर लिया, ये ऐसा लगता है कि दोनों की अपनी अपनी मजबूरी रही थी, दोनों इस मजबूरी की वजह से ट्रेड डील किए हैं। ये कितना सस्टेनेबल आपको दिख रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म में यूएस चाहेगा कि चाइना से नहीं इंडिया से दोस्ती रखो, चूंकि इंडिया से रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ऐसा आपको लगता है? और भारत देखिए ऐसा पता नहीं कुछ कह शशांक सर से सवाल है। हाँ देखिए यूएस और भारत के रिश्ते अच्छे बन सकते थे और चल भी रहे थे उस दिशा में,
लेकिन इसी बीच में चीन ने अपने जो हथकंडे दिखाए हैं, उन्होंने अमेरिका का सारा ग्रेन इंपोर्ट रोक दिया। तो जो उनका मेन बेस था, वोटर बेस था मिडवेस्ट में, वो सब का सब बहुत नाराज हो गया ट्रम्प साहब से। तो मेरे ख्याल से उनके लिए आवश्यक हो गया कि चीन को मनाएं किसी तरीके से। फिर दूसरा, अमेरिका की कंपनीज जो चीन में बना रही हैं, वो कहते हैं भाई आप तो अमेरिका में लाना चाहते हो। पहले फ्रेंड शोरिंग की बात चल रही थी कि चलो वियतनाम चले जाएंगे, भारत चले जाएंगे और मलेशिया और देशों में चले जाएंगे जो उनके आपके भी दोस्त हैं और अमेरिका के। आप कहते हो सारा अमेरिका लेकर आओ, तो ठीक है, ताइवान पहुंच गया। अब वो कहते हैं सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन लेकर आएगा, सबको लेकर बुलाना चाहते हैं। तो वो उससे जो है चीन ने फंसा लिया उनको। भारत के साथ उल्टा हुआ। भारत ने चीन के हवाई जहाज़ों को, मिसाइल्स को और अमेरिका के हवाई जहाज़ों को और उनके मिसाइल को और जो भी सिस्टम इन लोगों ने अपना चीन ने बनाए थे रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वो सबको ध्वस्त कर दिया। अब दोनों को लग रहा है मिलकर कि भई ये तो एक नया प्लेयर और निकलता उभरना शुरू हो गया, इसको दबाओ। तो मेरे ख्याल से एक नया चीज़ चल पड़ा है कि भारत और पाकिस्तान को पैरिटी रखी जाए, भारत को चीन के साथ में नहीं मिलाया जाए। तो एक प्रकार से जो ट्रम्प साहब का अभी तक की पॉलिसी थी कि भारत को खड़ा किया जाए चीन के खिलाफ और क्वाड वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी। अचानक ही उनको लगा कि हमारा तो पूरा जो भी हमारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो बहुत नुकसान करने वाली हैं डिफेंस डील्स में, क्योंकि ये भारत एक कम कीमत का और अच्छी क्वालिटी का माल सारे अफ्रीका के देश और एशिया के देश, तो खाली फिलीपींस और वियतनाम ही नहीं बल्कि और देश भी सब अब सीधे-सीधे भारत के पास जाएँगे। मैं कहता हूँ कि ये जो मसला हुआ है पाकिस्तान के साथ में भारत का 3 दिन की का, उससे चीन को और अमेरिका को इतना धक्का लगा है कि वो जल्दी से उन्होंने जो है आपस में मिल-जुल कर काम करने का कोशिश करी है। इसका कोई, मैं समझता हूँ, औचित्य नहीं है। कुछ दिनों बाद उनको फिर से जो है एक दूसरे के साथ में एडवर्सरियल रिलेशन पे आना पड़ेगा और भारत के साथ में अमेरिका को रिश्ते बढ़ाने ही पड़ेंगे। हमको थोड़ा समय चाहिए और हमको जो है उनको बहुत ज़्यादा, हमारे बहुत लोग नाराज़ हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वो नाराज़गी हमको थोड़ा सीमित रखनी चाहिए। बिल्कुल हमें सीमित रखनी चाहिए। लेकिन अभिजीत दास साहब, इन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया कि दरअसल जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में इस वॉर में भारत ने अपना दबदबा दिखाया और उसने सबको चौंका दिया, चीन को भी चौंका दिया और यूएस को भी चौंका दिया, और यही वजह थी कि यूएस और चीन ने फटाफट एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। लक्ष्मण जी, सबसे पहले थैंक यू अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। मेरे ख्यालात थोड़े अलग हैं। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसले हुए ये नहीं भी होते, फिर भी अमेरिका और चीन के साथ सहमति अवश्य हो जाती है। अमेरिका और चीन आपस में जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे थे, ब्रिंकमैनशिप कर रहे थे, और इस ब्रिंकमैनशिप में सबसे पहले कौन ब्लिंक करेगा ये देखने वाली बात थी। उन दोनों देशों ने समझ लिया कि इस ब्रिंकमैनशिप से दोनों को आपस में नुकसान हो रहा है, इसलिए जितना जल्दी वो लोग ब्रिंक से गेट ऑफ कर जाएं और ब्रिंक से गिरे नहीं, दोनों देशों के हित में है। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर समझौता किया है। मेरे समझ में ये इंडिया पाकिस्तान डायनेमिक्स का इस पे बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर असर हुआ है। जो समझौता किया है अभिजीत जी, वो समझौता कितना सस्टेनेबल दिख रहा है आपको? इस पे हम लोग को आगे देखना पड़ेगा। मैं शशांक साहब के बात से अवश्य सहमत हूं कि लॉन्ग टर्म में चीन और अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, एडवर्सरीज हैं। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये जो समझौता हुआ है ये चलेगा। इसमें कुछ फेरबदल जरूर होंगे, कहीं पे ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, कुछ और बैरियर्स लगाए जाएंगे इन दोनों देशों के बीच में आपस में। लेकिन जो कुछ कोर इश्यूज हैं, कोर प्रोडक्ट्स हैं ट्रेड के, मुझे लगता है वो चलते रहेंगे। नहीं तो दोनों देशों के लिए, ट्रंप साहब के लिए अमेरिका में, जैसे शशांक जी ने कहा कि उनके ग्रेन प्रोड्यूसर्स को, ग्रेन फार्मर्स को नुकसान हो रहा था, बिल्कुल सही बात है। इससे डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन पे आंच आती। चीन में क्या प्रभाव होता उसका तो हमें आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पे सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन मेरी समझ में अगले करीब 90 दिनों तक तो ये समझौता जरूर चलेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर होगा और इंडिया को इस डायनेमिक्स पर अपनी गहरी पैनी नजर रखनी होगी।
क्योंकि जब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे, तब कुछ लोगों की उम्मीद थी, खासकर अपनी इंडस्ट्री की भी उम्मीद थी कि चीन पे बहुत हाई टैरिफ्स लग गया है, वियतनाम पे हाई टैरिफ है, बांग्लादेश पर हाई टैरिफ है, तो हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। वो वास्तव में अनस्टेबल डायनेमिक्स है। किस देश के खिलाफ अमेरिका कितना टैरिफ लगाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर हमारे निगोशिएटर्स को सचेत रहना होगा, और मैं अब समझता हूं कि वो सचेत होंगे ही, कि हमें जल्दबाजी में कुछ कंसेशन नहीं दे देनी चाहिए अमेरिका को, इस उम्मीद में कि हमारे खिलाफ अमेरिका टैरिफ कम करेगा। हम लोग कंसेशंस दे देंगे, हमारे खिलाफ टैरिफ कम करेगा, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके खिलाफ यदि अमेरिका ने टैरिफ्स और कम कर दिए, फिर हम कहाँ रहेंगे? हम लोगों ने कंसेशंस दे दिया, लेकिन मार्केट एक्सेस गेन्स कुछ नहीं होगा हमारे लिए। इसीलिए मेरे समझ में हम लोगों को अमेरिका के साथ अभी बहुत सोच समझ कर एंगेज करना चाहिए। एंगेज कर जरूर करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली करना चाहिए, लेकिन कंसेशंस बहुत जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन यूएस तो बोलेगा ना हमारे नेगोशिएटर को कि देखो यूके ने हमसे कितना कंसेशन हमने कम दिया, यूके ने हमें ज़्यादा दिया है। यूके और यूएस के डील को देखें तो यूएस का कंसेशन बहुत कम है यूके को, जबकि यूके ने ज़्यादा दे दिया। तो उस बिना पर चाहेगा कि इंडिया को कि उसके भी आर्म ट्विस्टिंग की जाए। हाँ, लेकिन इसमें तो उसके बाद देश में क्या सहमति होती है पॉलिटिकल लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, उस पे निर्भर करेगा कि हम लोग क्या कंसेशन देंगे। सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो चर्चा अब तक निकल कर आ रही है, मुझे लगता है कि घरेलू इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, जरूर रहने की जरूरत है, मगर मेरी विचार इन सब लोगों से अलग है। ओके, अच्छा। तो मेरा मानना यह है कि ये कुछ भी सरप्राइज नहीं है जो हो रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं जब ट्रम्प ने पहले अनाउंस किया था तो पहली चीज मैंने उनका बुक पढ़ा, द आर्ट ऑफ द डील करके। उन्हें 1987 में को ऑथर किया था एक बुक, जहां पे उनकी सोच को स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया था कि मैं डील मेकर हूं, मगर डील मैं क्लोज करूंगा, मैं कभी नो डील से नहीं निकलूंगा, नंबर वन। नंबर टू, मगर मेरे हिस्से में वो डील को लाने के लिए मैं एक रिडिकुलस डिमांड को पहले पेश करूंगा, ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाए, और जब नेगोशिएशन टेबल पे आए जो भी मुझे मिले वो एक विन विन तरीके से होगा। ये उनका स्ट्रेटजी 1987 से चल रहा है, नंबर वन चीज। नंबर टू, मैंने पहले भी कहा आपके शो में कि ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कम है, चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका ज्यादा है। यानी उनके रोल में वो डील क्लोज करने के लिए, तो जो भी उन्होंने टैरिफ के बारे में जो भी किया था, दुनिया डर गई, हर लोग समझे कि ये रियलिटी हो जाएगा, और उसके बेसिस में वर्ल्ड की स्लो डाउन, यूएस में रिसेशन, और ये सब फलाना फलाना टूट जाएगा। सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप को। मिस्टर ट्रंप पहले से ही उनकी सोच यही है कि $3 ट्रिलियन उनकी अमेरिका की इंपोर्ट्स है। अगर आप समझिए कि ये सब के बाद उन्होंने ऑन एन एवरेज 20% टैरिफ लगा दिया, कमिंग डाउन फ्रॉम व्हाट एवर ही प्रपोज्ड, तो समझिए उनको $600 बिलियन का अमेरिकन गवर्नमेंट को रेवेन्यू उतना तक पर एनम मिलेगा। यानी उनकी फिस्कल डेफिसिट के लिए बहुत बड़ा काम आएगा ये। तो सोच उनकी पहले से ठीक है, कौन से कंट्री के साथ पहले डील, कौन से कंट्री के साथ बाद में डील, ये सब टाइमिंग का वक्त है। मगर उन्होंने कुछ दबाव के कारण चीन के साथ नहीं किया, उन्होंने चीन के ऊपर सबसे ज्यादा लगाया ताकि चीन भी नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और कुछ ना कुछ डील, और कहीं पे भी वो डील सेटल होती है वो ऐसी नहीं होगी कि जीरो टैरिफ में होगी, कुछ ना कुछ टैरिफ तो लगेगा और कुछ ना कुछ फायदा तो आएगा। तो ये सब मेरे लिए एक क्लियर कट उनके प्लान के मुताबिक है। क्या एक्चुअल परसेंटेज है वो तो नेगोशिएटिंग टेबल पर डिसाइड होगा, मगर मेरे ख्याल में क्रिसमस के अंदर सभी वर्ल्ड के सभी देश के साथ वो अपना कंप्लीट टैरिफ रिलेटेड डील को खत्म करेगी, ताकि क्रिसमस में अमेरिकन कंज्यूमर्स को कोई नष्ट या कष्ट ना पहुंचाए। नंबर वन, ये बात है। अब यहाँ पे इंडिया की बात उठी। देखिए, इंडिया की बात क्या है ना, दो चीज है यहाँ पर। एक है कि इंडिया के पास क्या स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ। क्या दूसरी स्ट्रेंथ है, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की स्ट्रेंथ।
हमारे पास यही दो दाव है, इसी को हम डाल सकते हैं। हमारे पास हाई स्किल्ड लेबर नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी और ये डिफेंस में हमने फोकस किया, कुछ किया, मगर बाकी के जनरल मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम China+1 में चीन के जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट करें। अभी भी एप्पल आईफोन की इतनी चर्चा बात हो रही है, क्या कर रहे हैं हम? फाइनल असेंबली कर रहे हैं आईफोन का, कोर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं इधर। फाइनल देखिए, वो जो कोर प्रोडक्ट होता है उसका फिनिशिंग, स्क्रू लगाना, ऐसे लो स्किल लेबर ही हम कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अमेरिका के साथ पहले ही अमेरिका को पता था, क्योंकि हमारे तरफ भी मिस्टर नरेंद्र मोदी भी चीफ बिजनेस ऑफिसर है, गुजराती है, और वो भी डील करना ही चाहता है। ऐसे ही नहीं कि अभी इंडिया पाकिस्तान में ट्रंप ने आके वो कह दिया कि मैंने डील किया, उसके कारण नाराज होके नहीं, अगले हफ्ते ही पीयूष गोयल जी जा रहे हैं उधर डील के लिए। तो बिजनेस अलग, ये इमोशन सब अलग। तो वहां पे क्या है कि हमारे पास एक सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, एक कि लो कॉस्ट चीजें जो भी है, लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारी ओर हम छीनने की कोशिश करेंगे, और अमेरिका भी सहमत रहेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है $30 पर आवर, चीन का है $4.25 पर आवर, हमारा है $1.5 पर आवर। तो जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो एडवांटेज है वो फायदा उठाने की कोशिश ट्रंप भी करेंगे और हम भी करेंगे। तो इसमें सहमति होगी कि जितनी लो वैल्यू प्रोडक्ट का, लो स्किल टेक्सटाइल, लेदर, ऐसी सर्विसेज का हमें एक एडवांटेज जरूर वो दिलवाने की कोशिश। सेकंड बात है ट्रेड डेफिसिट की, हर देश के साथ हमारी $50 बिलियन की डेफिसिट है। मगर ये सोचिए कि पहले ही दिन, यानी जब मोदी जी गए थे अमेरिका में, तभी उन्होंने दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि $190 बिलियन की करीब जो आज की ट्रेड है टोटल, उसको $500 बिलियन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो वो स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट पहले ही लगा दिया कि 2030 के अंदर लगा वो दिया था कि कैसे हमें होगा। हमारा टारगेट क्या है। अरे वो हमारा मुमकिन कैसे होगा कि दोनों तरफा, यानी इंडिया को कुछ ना कुछ चीज अमेरिका से खरीदना होगा। तो वहां पे सबसे अव्वल नंबर पे आती है तेल, क्योंकि हमें तो तेल तो इंपोर्ट करना ही है, एक देश से मैं करें या उस 20 स्पेसिफिक पे, सुनील जी, मैं उस स्पेसिफिक में आऊंगा आगे चल के, लेकिन आपने एक जो बड़ी बात कही है कि दोनों जो हैं अलग अलग राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति हैं, लेकिन दोनों को आप चीफ बिजनेस ऑफिसर की तरह देख रहे हैं। उसके पीछे आपने लॉजिक भी दिया। अजय श्रीवास्तव सर, कि अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द हम लोग भी अब डील कर लेंगे यूएस के साथ। तो जब चाइना के साथ डील हो गया यूएस का, जब यूके के साथ हो गया, इंडिया ने यूके के साथ कर लिया, तो क्या सिनेरियो बन रहा है भारत के लिए वहाँ पे जब यूएस के साथ डील करने जाएगा, तब भारत के पास इन 3 डील से क्या टेक अवे मिलेगा जिसको भारत अपने मजबूती से अपने पक्ष में पेश कर सकता है? देखिए, 2 सिनेरियोज उभर रहे हैं। पहला तो ये है कि जैसे कि वो फरवरी से बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और पूरा विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें होंगे, बहुत सारे डोमेस्टिक रेगुलेशंस होंगे, टैरिफ होंगे, सर्विसेज होगी। दूसरा, जैसा कि चाइना के साथ हुआ है या यूके के साथ हुआ है, आप 2 दिन बैठिए, 3 दिन बैठिए, टॉप आइटम आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या टैरिफ कम करना है। मैं यूएस कहेगा कि मैं 10 आइटम पे करता हूँ, आप 5000 पर करो, और आप हमसे ये तेल खरीद लो, हमसे हथियार खरीद लो, और हमारी कंपनीज जो इंडिया में है उनको ये फायदा दे दो, और हो गया डील। और बाकी डील हम बंद नहीं करते, हम निगोशिएट करते रहेंगे, वो हम कर लेंगे 1-2 साल में। तो जैसा कि चाइना के साथ किया, यूके के साथ किया, वो पैटर्न ये है। उनके पास अधिक टाइम नहीं है, और 8 जुलाई के पहले बहुत सारे देशों के साथ उनको डील करना है। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि बहुत जल्दी, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में हम ये सुने कि इंडिया और यूएस का डील हो गया है केवल टॉप लाइन आइटम्स पर। उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि डील रेसिप्रोकल है कि नहीं। ट्रंप हमेशा बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की, टैरिफ में और चीजों में, तो हमें देखना पड़ेगा। जैसे यूके ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है, ट्रंप ने बहुत कम आइटम खोले, इन्होंने 2500 आइटम अपने खोल दिए। इन्होंने बहुत सारी ये भी कहा कि हम बोइंग भी खरीद लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट यूके ने सरेंडर कर दिया। हमें सरेंडर नहीं करना, वी आर इक्वल पावर, हमको वैसे ही मैनेज करना है। तो ये पहला सिनेरियो है। दूसरा है जो लॉन्ग टर्म बातें एफटीए की, जैसे जो शुरू हुई थी चाइना और यूके डील के पहले जो चल रही थी, कि सारी टैरिफ लाइन पे बात होगी। तो उसमें ट्रंप हमेशा कहते हैं इंडिया टैरिफ किंग है, हाई टैरिफ है, ट्रेड डेफिसिट इतनी अधिक है, इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं उसके लिए।
जैसे हम लोग पहले भी आपके शो में बात कर चुके हैं, इंडिया को तुरंत ऑफर करना चाहिए। अमेरिका का जो 95% एक्सपोर्ट इंडिया को है वो है इंडस्ट्रियल गुड्स का। हम 95 में से 90% इंडस्ट्रियल गुड्स, कार और एक दो चीजें छोड़कर उनको तुरंत ऑफर करते हैं कि इंडिया जो है डे 1 से जीरो टैरिफ करने को तैयार है ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, 0 for 0 हम करेंगे, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। अब बात यह है कि जो उन्होंने किया है यूके के साथ में एक दो प्रोडक्ट को छोड़कर, वो 10% उन्होंने अपना जीरो मान लिया, नया जीरो उनका 10% हो गया है। वैसे तो नहीं चलेगा ना, अगर ट्रेड डील कर रहे हैं बराबरी से करना पड़ेगा, रेसिप्रोसिटी से करना पड़ेगा। तो इंडिया रेडी है, इंडिया को झुकना नहीं है, लेकिन इंडिया इज रेडी, और जैसा जितना डेप्थ का वो डील चाहते हैं हम लोग करने को तैयार हैं ऑन इक्वल बेसिस। ऑन इक्वल बेसिस पे शशांक सर, ये इक्वल बेसिस पे डील करने में कितना बड़ा चैलेंज होगा यूएस के साथ? क्योंकि हमने देखा है कि यूएस के साथ यूके का भी डील हुआ, जो बताया था अजय सर कि वहाँ बहुत जैसे को तैसा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लागू हो नहीं पाया, और जिस तरीके से आक्रामक तरीके से पेश आते हैं डोनाल्ड ट्रंप इन सब मुद्दे पे, कितना आसान होगा करना इसको? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो है पूरी मशीनरी रहती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, और एक दूसरी लॉबीज होती हैं जो अपने अपने तरीके से कहते हैं कि हम आपको इतने वोट दिलवाएंगे या इतना कंट्रीब्यूशन देंगे आपके चुनावों के समय में, तो आप हमारा क्या ध्यान रखेंगे। ये भारत में थोड़ा बहुत चलता है उस तरीके से, लेकिन पूरे तरीके से नहीं चलता। हम इमोशनल उस पर ज्यादा करते हैं कि ट्रंप साहब हमारे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं कंपेयर टू जो हमारे कमला हैरिस जी ने कुछ इतना करके नहीं दिया, हालांकि भारतीय मूल की थी। तो उसमें हम कहते हैं चलो दे दो, चलो इनको कुछ दे देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ बात, क्योंकि देखिए हम लोग जो अधिकतर चीजें भेजते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, वो बिल्कुल रॉ मटेरियल्स या स्लाइटली प्रोसेस्ड आइटम्स, तो उसमें वो जीरो ड्यूटी लगाएं कुछ करें तो वो हमें कोई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको चाहिए ही चाहिए वो चीजें। और वो उसके बदले में कहते हैं कि आप हमारी विस्की लीजिए, आप हमारी वाइन लीजिए, आप हमारे जो है ये हार्ले डेविडसन लीजिए, या फिर हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लीजिए जो कि डायरेक्टली हमारे फार्मर्स को अफेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमको जो है थोड़ा ध्यान से रख के ये बात करनी है। और उनके जो आर्म्स लॉबीज हैं, वो कहती हैं कि आर्म्स लॉबीज करेंगी, तो उसमें उनका ये रहता है कि भाई नेटो के जो है वो प्रो नेटो की टर्म्स के करना होगा, और वो सारे के सारे अमेरिकन डिसाइड करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी इसमें अपग्रेडेशन होगा और कब होगा। और आपको जो है ऑलमोस्ट नेटो का पार्टनर बनना होगा। और उन्होंने नेटो में ऑलरेडी आपने देखा कई जगह पे कह दिया है कि दे हैव टू बी अमेरिकन लेड प्रोजेक्ट्स, American directed projects. Other countries have no right. They just have to follow America's instructions. I mean, NATO जो है वो घबरा रहा है इस समय उनके डिमांड से। जो उनके दोस्त हैं एशिया में, जापान और कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, वो भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि उनको क्या क्या देना पड़ेगा। ताइवान जो है इस वास्ते वो चीन से ज्यादा भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर वो जो है अमेरिका के जो लॉबीज हैं वो उनकी इकोनॉमी को बिल्कुल खराब कर देंगे। तो हम हमारे पास वो इस समय सहूलियत नहीं है। वो हमको ध्यान रखना है कि हमारा एक तरफ जो है हमारी चुनौती पाकिस्तान से, दूसरी तरफ चीन से, और दोनों मिलजुल कर भी काम करते हैं। और चीन बढ़ा रहा है बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में और कई जगहों पे कदम बढ़ा रहा है, तो हमको बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन इसमें हमको, जैसे इन्होंने बोला अजय श्रीवास्तव साहब ने, कि थोड़े थोड़े आइटम्स को लेके चलना चाहिए जो हमारे हित के हों। तो किसी तरीके से कहिए कि हमें अपने पब्लिक को मनाना पड़ेगा। तो जो हमारा पब्लिक है वो हमारी बेस्ट शील्ड भी है। तो वो अगर वो कहें कि साहब ये उनका अप्रूवल होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। मैं अभिजीत दास साहब आपके पास आऊँ, इससे पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा शशांक सर, चूँकि आप विदेश सचिव भी रह चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत में मध्यस्थता का क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश ट्रंप ने की और एक कदम और आगे बढ़ गए, बोले कि हम तो ट्रेड के लिए किए हैं, आओ बैठ के ट्रेड करें, पाकिस्तान भी करे, इंडिया भी करे। ये सारी चीज़ें ट्रेड डील के टाइम में आपको लगता है कि भारत को उठाना चाहिए यूएस के साथ, कि आप कहाँ जा रहे हो, एक भिखमंगा देश है उसके पास जा रहे हो ट्रेड करने के लिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मार्केट है, सब कुछ है हमारे पास, आओ तुम दोनों की बराबरी क्यों कर रहे हो? नहीं, ट्राइलेटरल तो मेरे ख्याल बात करने की आवश्यकता ही नहीं है किसी तरीके से। हम उनसे कहना चाहिए ट्रेड के बारे में आप बात करेंगे, आपसे जो हो सकता है आगे चल पाएंगे। जहाँ तक हमारे पाकिस्तान के संबंध है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत क्लियर कर दिया है, बातचीत होनी है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पर होनी है, आतंकवाद पर होनी है, बाकी मसलों पे कुछ होना नहीं है। और इसमें जो है कोई दूसरा कहेगा, बहुत समय से ट्रेड के मोर्चे पे इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल ट्रीट ना करिए, ये इंडिया को कहना चाहिए यूएस को जाकर के? बिल्कुल कहना चाहिए, और अलग अलग है, क्योंकि हमारा कोई वो जॉइंट प्रोडक्शन तो है नहीं। हम क्या जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में?
वो हमारे पान खा लेते हैं थोड़े से, और हम लोग जो है उनके यहाँ से नमक खाते हैं, लाहौरी नमक। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई खास ऐसी चीज हमारी आपस में ऐसे होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें कहना चाहिए कि पहले हम रिश्ते आपस में सुधार लें, हमें मौका दीजिए उसके लिए, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सारे रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ में सुधरें, क्योंकि जनता के हमारा कोई उनके साथ में दुश्मनी नहीं है। ये तो ये है कि उन जनता को ही वो अपने हेलीकॉप्टर गनशिप्स के नीचे दबाते हैं, अपने जूट बूट्स के नीचे दबाते हैं। और अमेरिका ने ये कहकर कि वो चीन के न्यूक्लियर वेपन से मदद करी है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स में उठा के रख दिए पाकिस्तान के अंदर। अब उनको डर लग रहा है कि सारी खबरें निकल कर बाहर आने वाली हैं कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स वहां रखे थे इंडिया के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन थोड़े से जरा इतनी आसानी से आगे फेज में नहीं चलने वाले हैं थोड़े समय के लिए। बड़ी बात आपने कही। अभिजीत दास साहब, इसमें एक डेवलपमेंट और हुआ है कि भारत ने यूएस के एल्युमिनियम स्टील वाली ड्यूटी को लेकर के डब्ल्यूटीओ में जाकर के प्रस्ताव भेजा, अपनी बातें रखी, डब्ल्यूटीओ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये किस तरीके से देख रहे हैं इस घटनाक्रम को, खासतौर से ऐसे समय में जब यूएस के साथ हम लोग डील नेगोशिएट करने जा रहे हैं? ये जो इंडिया ने नोटिफाई किया है डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड कमेटी को, वो मेनली है अपने राइट्स को रिजर्व करना, कि हम लोग फ्यूचर में यदि हम लोगों को लगा कि हम लोग रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज करेंगे, तो उसका ये मेनली नोटिफिकेशन है। यदि हम लोग ये नोटिफिकेशन अभी नहीं करते, तब ये राइट हम यूज कर जाते। और यह भी मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जब ट्रम्प 1 एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय जब ट्रम्प साहब ने इलीगली टैरिफ्स लगाए थे स्टील और एल्यूमिनियम पे यूएस के कमिटमेंट्स के खिलाफ, तब इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज किया था यूएस के खिलाफ, जिसके वजह से हमें निगोशिएटिंग लेवरेज मिला बाद में। यदि हम लोग रिटेलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाते उस समय, तब हमारी लिवरेज बहुत कम हो जाती प्रेसिडेंट बाइडेन के टेन्योर में। तो यह बहुत ही सही कदम है सरकार की तरफ से कि हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ में सेफगार्ड कमेटी में अपना नोटिफिकेशन दिया है। यह संकेत देते हुए कि इंडिया तैयार है, जरूरत पड़ी तब हम लोग रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के खिलाफ। उनके जो सेफगार्ड ड्यूटीज हैं या जो स्टील एल्यूमिनियम पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, उसके खिलाफ हम लोग भी टैरिफ लगाएंगे और अन्य प्रोडक्ट्स पर। लेकिन ये मेरा मानना है अभिजीत जी कि ये एक लीगल पोजीशन इंडिया लीगल गार्ड ले रहा है, लेकिन इंडिया इस स्थिति में है आज की तारीख में कि इस तरह की ड्यूटी लगाएगा। अजय श्रीवास्तव सर। हाँ, देखिए, हमें सब प्रेशर इग्नोर करने चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हम सारी दूसरी पावर्स जो कंट्रीज हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कोई हमसे बड़ा नहीं है, कोई हमसे छोटा नहीं है, हम एक के इक्वल हैं। और लीगली जो भी लीगल राइट्स हैं, हमें उनका यूज करना चाहिए। यस, तो इंडिया ने बहुत अच्छा किया और अब इंडिया को डिसाइड करना है कि ये जी बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि ये नोटिस इशू किया, जैसा अभिजीत जी ने कहा। जी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा किया, नोटिस इशू किया। सुनील सुवर्णम साहब, इस नोटिस के इशू होने के बाद स्टील एल्युमिनियम इंडस्ट्री, घरेलू इंडस्ट्री राहत की सांस ले रही होगी? नहीं, ये तो अल्टीमेटली बीटीए के अंदर ये भी आ जाएगी, तो ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। और जैसे अजय जी और अभिजीत जी ने भी कहा, ये हमारी एक स्ट्रेंथ को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम वॉक ओवर नहीं है, कि हमारी तरफ से भी हमारी कुछ डिफेंसिव टैक्टिक्स हम ले सकते हैं। मगर ये सब नेगोशिएटिंग टेबल पे जब आएंगे ना, तब इनका पूरा फैसला होगा। तो अब कहना मुश्किल है कि अल्टीमेटली ये काउंटर टैरिफ रहेगा, क्योंकि अगर अमेरिका किसी और चीज में कंसेशन देती है तो इसमें हमें कंसेशन देना पड़ेगा। तो ये डील मेकिंग के अंदर है। हमने अच्छा किया कि हमारे स्टेक लगा दिया इसमें, कि हम एक पुश ओवर नहीं है, हम वॉक ओवर नहीं है। और अजय जी ने सही कहा कि हमें एक इक्वल स्टांस से नेगोशिएट करना चाहिए, हम एक वीकेंड स्टांस से नहीं करना चाहिए। वो सही बात है और उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। मगर अल्टीमेटली जो डील होगा उसमें ये स्टील टैरिफ का क्या होगा, ये आज कहना मुश्किल है। बिकॉज अल्टीमेटली सब चीजों इंडिया के पास दो अस्त्र है, जो मैंने पहले कहा ना, उसको इस्तेमाल कर। एक है लो कॉस्ट
लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर। दूसरी बात है कि हम यूएस से कुछ चीज खरीदने के लायक है, यानी अमेरिका को तेल और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना की एक जरूरत भी है और हम कर भी सकते हैं। तो ये अस्त्र को हम सही तरह से इस्तेमाल करके ये डील को हमारी तरफ मोड़ना चाहिए, नेगोशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक हमारे अस्त्र के तौर पे काम आएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी इस चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, अस्सीर एलान साहब। अस्सीर एलान साहब जो है फियो के प्रेसिडेंट हैं और 50 साल से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से हैं, तो सबसे ज़्यादा करीब से यही देखते हो, चूँकि एक्सपोर्ट इनको करना है और फ़ायदा होगा तो इनको होगा, नुकसान होगा तो इनको होगा। आप सही मेहमान भी जुड़े रहिए। एलान साहब आपके पास आता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से दुनिया में कारोबार का नक्शा बदल रहा है, उससे भारत की इंडस्ट्री, भारत एक्सपोर्टर्स को किस तरह से फायदे होंगे और क्या चुनौतियां होंगी। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके कि इंडिया यूएस ट्रेड के फ्यूचर को लेकर के अब दो चीज़ें हैं। एक कि हमारे साथ तो एक्सपोर्ट के फियो के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं रलान साहब, और दूसरा कि यूके के साथ डील हो गई है, वो हमारे लिए कितना फ़ायदा है। दोनों चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में। रलान साहब, सबसे पहले आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो डील होने वाली उस पर चर्चा पहले शुरू करूँ कि यूएस के साथ जो डील अब होने जा रही है, इससे पहले हम लोगों ने यूके के साथ डील कर लिया, यूके ने चाइना के साथ कर लिया, यूएस ने चाइना के साथ कर लिया, यूएस ने यूके के साथ कर लिया। तो इस बदले माहौल में यूके वाले डील से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखो, यूके में जो डील हुई है, एफटीए हुआ है, उसमें एक्सपोर्टर्स को ओवरऑल फ़ायदा है। 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स सारे कवर्ड हैं ऑलमोस्ट। तो लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। काफ़ी प्रोडक्ट लाइन में फ़ायदा भी है पहले, और कुछ प्रोडक्ट लाइन तो पहले ही ज़ीरो रेटेड थी। तो इस ऐसे देखा जाए तो जैसे एप्पल है, लेदर है, फुटवियर है, तो इन प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इंजीनियरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ द प्रोफेशनल्स विल बी देयर। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट हुआ है एफटीए, तो इससे एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा। वहाँ से और यूएस के साथ जो होने वाला है उससे क्या होगा? यूएस के साथ जो होने वाला है उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? उससे तो बहुत, हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए, बिकॉज जो एक 145 से 30% का टैरिफ यूएसए लेके आया ऑन चाइना, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉशन फॉर इंडिया आल्सो। तो इस वक्त तो ये हालत है कि इंडिया जो सितंबर में एग्रीमेंट बीटीए साइन करने वाला है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जो जुलाई में हो जाए तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 90 डेज़ का जो लीवे पीरियड दिया है इंडिया को या बाकी कंट्रीज़ को, वो 12 या 8 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। सो ये सारा जल्दी से जल्दी जितना बीटीए हो जाए उतना ही बढ़िया है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टर्स हैं यूएसए में, जब हमारी बात होती है वो वेट कर रहे हैं कि ये 90 डेज़ ख़त्म हो और ये टैरिफ नीचे आए तो हम ऑर्डर प्लेस करें। अभी यूएसए से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे कोई इंपोर्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो मंगवा रहा है। बाकी अदरवाइज जो रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि 90 डेज़ ख़त्म हो जाए और ट्रंप जी थोड़ा या तो टैरिफ कम कर दें, 10% पर लेके आ जाएं। तो ये बीटीए साइन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया और बहुत जल्दी होना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी हो गया है, बहुत जल्दी होना चाहिए। और कैसा हो सकता है इस पर अलग अलग हमारे पैनलिस्ट की राय अब तक निकल के आ ही चुकी है। अजय श्रीवास्तव साहब, ये जो यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग का हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहें एफटीए,
तो आपको क्या लगता है, चूंकि अभी तो रलान साहब कह रहे हैं कि बड़े फायदे की चीज़ है, हमारी इंडस्ट्री को अच्छा रहेगा, थोड़े बहुत चुनौतियां रहेंगी? नहीं, रिलायंस साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी पूरा डिटेल्स हमारे पास आया नहीं है। लेकिन जो भी डिटेल्स हैं बेसिकली यूके साइड ने दिए, इंडियन साइड ने बहुत कम डिटेल्स शेयर किए हैं। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने जब डेटा देखा तो जैसा रिलायंस साहब ने कहा, करीब 55% चीजें हमारी उनके यहाँ आज भी जीरो टैरिफ पर जा रही हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, काफी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स हैं। तो इनको एफटीए से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा अभी बोला रलन साहब ने कि जो टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, इनमें 4 से 16% ड्यूटी थी यूके में, वो जीरो आएगी। तो उससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। लेकिन हमको ये फायदा ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। देखिए जब हम लोग जापान से निगोशिएट कर रहे थे, 2010-11 में साइन हुआ था, तो उस समय जापान भी यूके की पोजीशन में था, डेवलप्ड कंट्री था। तो हमारे ट्रेड ने कहा कि इनसे आप 0 फॉर 0 मांगिए अप्रैल में, क्योंकि वो लोग तो अप्रैल बनाते नहीं है, इंडिया बनाएगा और हम भेजेंगे। जब जीरो टैरिफ होगा जापान में, पहले 12-13% था, जीरो होगा तो हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन और तो ये निगोशिएटर्स ने किया और दोनों कंट्री एग्री हुए कि जीरो टैरिफ हो जाए। लेकिन देखिए 2011 में साइन हुआ था, 2025 चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट्स अप्रैल का बढ़ा है, लेकिन कोई अच्छी रेट से नहीं बढ़ा है। जो नॉर्मल ट्रेड ग्रो हुआ उसी रेट से हुआ है। तो जब भी आप डेवलप्ड कंट्री को ट्रेड करते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, वो जैसे यूके है, $47,000 उनकी पर कैपिटा इनकम है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी जो सप्लायर्स हैं, केवल उनको फायदा होगा हमारे यहाँ से। जो मीडियम या लो एंड सप्लायर्स हैं, शायद वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है उनके यहाँ। प्रीमियम प्रोडक्ट्स, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें शायद ज्यादा फायदा करेंगी। बिल्कुल, ये जो हाई एंड प्रोडक्ट है, जो हाई एंड सप्लायर, उनके लिए हाँ बताएं, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शशांक सर के पास जाऊंगा। अपनी बात पूरी करिए आजा जी। जी, तो ये बात हो गई मर्चेंडाइज की। तो हमारे 44% मर्चेंडाइज को उनके यहाँ टैरिफ कट मिलेगा, नॉट 99%, 44% को इफेक्टिवली मिलेगा, क्योंकि 55% में ड्यूटी ऑलरेडी जीरो है। 1% सुनने में आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं सुनने में आ रहा है शायद राइस को उन्होंने कोई ड्यूटी कट्स नहीं दिए यूके ने। इंडिया ने ऑटो जो है करीब 90% आइटम को नहीं, पहले उनकी बात करते हैं, उन्होंने ड्यूटी कट ऑटो पर दे दिया, उनके तो पहले ही 5-6% ड्यूटी थी। अब आते हैं इंडिया की तरफ, ये तो उन्होंने दिया है कि हमारे 44% आइटम को इफेक्टिव ड्यूटी कट्स मिलेंगे। अब आते हैं इंडिया ने क्या किया है। तो इंडिया ने करीब 90% जो आइटम्स है उनमें ड्यूटी कट की हुई है। और चूंकि इंडिया हाई ड्यूटी कंट्री है, यूके का मोर देन 90% आइटम में इंडिया हाई ड्यूटी चार्ज कर रहा, तो यूके को काफी फायदा होगा हमारे यहाँ ड्यूटी कट से। तो इनमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, हमने आज तक किसी एफटीए में ऑटोमोबाइल ड्यूटी टच नहीं की थी, हमने कहीं भी कम नहीं किया था। हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर किस नंबर के लिए, नंबर हमें पता नहीं है, कुछ नंबर ऑफ कार्स के लिए हमने टैरिफ 100 से 10% कुछ सालों में करना शुरू किया है, इसमें एग्री किया है। अब प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि हमने एक रास्ता खोल दिया है कि ऑटो पे भी ड्यूटी कम हो सकती है। अब देखिए हमने यहाँ पर 100 से 10 किया है, यूरोप वाले इसको देखेंगे, वो कहेंगे हमको भी दो, अमेरिका भी कहेगा हमको भी दो, तो ऑटो सेक्टर हमारा काफी प्रेशर में आ जाएगा। और देखिए आज हमारा ऑटो सेक्टर में करीब 60% जो इन्वेस्टमेंट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ये ऑटो सेक्टर हमारे यहाँ कहीं होता नहीं था। देखिए ये 1983 के बाद से बनना शुरू हुआ, जब सुजुकी आई, मारुति सुजुकी हुआ, उसके बाद से सारे लोग आए, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से यहाँ इन्वेस्ट किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आज इंडिया ऑलमोस्ट स्मॉल कार हब है, जापानीज यूरोपियन कंपनियां यहाँ कार बनाती हैं। और लेकिन अगर हम टैरिफ कम करेंगे तो क्या होगा, वो क्यों यहाँ बनाएंगी, वो चाहेंगी कि वो जापान से, कोरिया से, यूरोप से यहाँ भेजे ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ट्राई किया थोड़ा था। सा सहमत, थोड़ा सा अजय सर, मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जांपल पता नहीं इंडिया पे लागू हुआ कि नहीं, हालांकि बेहतर शशांक सर बताएंगे। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप इंडिया और यूके का देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट, तो बहुत ज़्यादा 85 to 90% का डिफरेंस है। हम लोग सस्ता लेबर कॉस्ट यहाँ पे, हम लोग का जो बाकी जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोनेंट भी बहुत सस्ता मिल जाता है हमारे यहाँ। तो ये कहना है कि वो वहाँ से इंपोर्ट करके सीधा ले आएंगे, भारतीय बाजार में बेच देंगे, तो तब भी वो हमारे ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले कॉम्पिटिटिव शायद ना हो। शशांक सर, आपकी क्या राय है? देखिए कई मामलों में इस तरह के वो क्वालिटी और कई जगहों पे
नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत सारे लगे होते हैं, और यूरोपियंस तो इसमें पास्ट मास्टर्स हैं, और यूके भी कर चुके हैं काफ़ी यूरोपियन एक्सपीरियंसेस, अब हालांकि निकल गए हैं वहाँ से। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अजय साहब ने कि वो हमको जो है यूके को जो भी देंगे वो बाकी भी मांगेंगे, और उसमें हमारे लिए कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता रहेगा कि किस तरीके से हम आगे अपने मार्केट्स को खोलते जाएं। तो जो जो इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, पहले नहीं आना चाहते थे, बहुत मुश्किल से आए हैं, तो इसलिए उनको चलते देना चाहिए, हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो सोचकर ये आए हैं कि भारत हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। लेकिन अब सडनली भारत कहता नहीं नहीं मैं तुम्हारा लॉन्ग टर्म पार्टनर, मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर तो अमेरिका, यूके है, जो मेरे हमेशा से दोस्त रहे हैं, जहाँ पे मेरे हमेशा बच्चे जाके पढ़ते रहे हैं, तो मैं तो उन्हीं के साथ में करूंगा। तो जो आपका जो लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, वो बिल्कुल एक्ट वेस्ट बन गई है, और उसमें आपके जितने भी ट्रेडिशनल फ्रेंड्स थे एशिया वाले, साउथ ईस्ट एशिया वाले, उनको इतना धक्का लगेगा कि मेरे ख्याल से भारत सह नहीं पाएगा इस बात को, अगर उनको धक्के का कोई वाकई में रियल। अजय सर आखिर कब तक हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें? अजय श्रीवास्तव जी। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं तो प्रोटेक्शन के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं ये ट्रेड डील है, चैरिटी नहीं। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम सब कुछ देने को तैयार है। मैं तो ऑटो क्या, मैं हर चीज सेक्रीफाइस नहीं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, केवल देने की बात हो रही है। जैसा हमने देखा कि 55% प्रोडक्ट आज भी जीरो टैरिफ पर जा रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है? अगर हमें कुछ मिले, उनके यहाँ टैरिफ ऑटो पर बहुत कम है, हमारे यहाँ हाई टैरिफ है, इसलिए हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है। तो अगर हमें कोई जस्टिफाई कर दे, हमें कुछ मिल रहा है बराबरी से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कहने में। मैं सारे आइडियोलॉजिकल जो ऑब्जेक्शंस हैं ड्रॉप कर दूंगा इसमें। लेकिन बहुत मुश्किल से इंडस्ट्रीज बनती हैं, रल्हान साहब, और बहुत रल्हान साहब बोलना चाहते हैं। रल्हान साहब बोलना चाहते हैं। रल्हान साहब, हमें मिल क्या रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। वो इतनी सस्ती कारें बेचने में मास्टर हैं। वो अगर यूके कार बेचेगा यहाँ पे, या यूएसए कार बेचेगा, अगर हमारा बीटीए होता है, तो उनकी कार इतनी आसानी से बिकने वाली नहीं है। ऐसा मेरा विचार है। मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इतना नुकसान नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा सा अजय जी से थोड़ा डिफर करता हूँ। तो हमारी इंडस्ट्री बहुत मैच्योर है। अलग अलग लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि आप डिफर करते हैं तो डिफर व्यू रखिए। तो इसमें कोई बुरा नहीं मानता। भाई हैं ये। सुनील सुवर्णम साहब, आपने कभी इस चीज को स्टडी किया है क्या? जी हाँ, मैंने स्टडी किया है, और मेरा विचार है कि देखिए, जब डील पे जाते हो ना, तो कुछ विन होगा, कुछ लॉस होगा। अगर अलग अलग अब खाली लॉस को चुन के बोला ये गवर्नमेंट ने क्यों लॉस करा दिया इस क्षेत्र में, वो सही नहीं होगा। एक ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि क्या इंडिया की एक्सेसिव लेबर सप्लाई को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स में, लेदर में, उधर ही हमको फायदा हो रहा है, तो वहां पे उभर के आपको एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी के लिए इंडिया के लिए वो जरूरत है। तो एक हाथ इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो गया तो चलता है ना। एक मैक्रो व्यू में कुछ विन्स कुछ लूज, ट्रेड डील वो भी लूज करने के मन में नहीं है, हम भी लूज नहीं करने, विन विन होना है। तो विन विन में क्या होता है कि कुछ उसका विन में हमारा लॉस तो होगा ही ना। तो मेरा मानना है कि देखिए, इंडियन जो पीयूष गोयल जी है वो बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं ट्रेड के साथ यहाँ पर, और हमारी जो ट्रेड टॉक्स अमेरिका के साथ करीबन 7-8 सेशंस हुए हैं। यूके के साथ 3-4 साल लगे करने में। तो ऐसी नहीं कि बड़ी लापरवाही से कुछ हुआ है ना, कुछ उन्होंने सोच समझ के किया कि ठीक है, जैसे रलान जी कह रहे थे ऑटो इंडस्ट्री मैच्योर हो गया है, तो उधर हम अभी थोड़ा कंपटीशन को लाते हैं, क्योंकि मैच्योर हो गया है उसको। अभी 1983 से आज तक कुछ ना कुछ तो उनको स्किल और प्रोडक्टिविटी में डेवलप करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो उनको नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि ये डील को हम अलग अलग सेक्टर को देखकर यहाँ नुकसान यहाँ नहीं देखे। नेचुरली वो सेक्टर वाले उसके बारे में फिक्र करेंगे, मगर अगर हम ऐसे पैनल में डिस्कस करें तो ओवरऑल देश की भलाई, और आज देश के सामने सबसे बड़ा इश्यू क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगले 20 साल में इंडिया में करीबन 15 करोड़ लोग वर्किंग एज में घुसने वाले हैं, उनको नौकरी दिलवाना है। और ये खाली इंडिया प्रोड्यूस और इंडिया बाई से नहीं होगा, हमें चाइना का शेयर 13% प्रोड्यूस और इंडिया बाई से नहीं होगा। अभिजीत दास जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग व्यूज निकल कर आ रहे हैं हमारे पैनलिस्ट के। मैं मैक्रो पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं इस पूरे डिबेट में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सटीक व्यूज आए हैं।
मैं कोट करना चाहूंगा जो यूके गवर्नमेंट के तरफ से एक स्टडी आया है, और सिमिलर स्टडी 3 साल पहले भी आया था। ये स्टडी क्या कहती है कि आप 2040 तक देखिए कि क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया यूके एफटीए का इन गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टुगेदर। तो 2040 तक उस स्टडी के हिसाब से यूके का एक्सपोर्ट्स टू इंडिया करीब 15 बिलियन पाउंड से बढ़ेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट्स टू यूके कितना बढ़ेगा? करीब 10 बिलियन पाउंड से। इन अदर वर्ड्स, हर एक साल एफटीए के वजह से हमारा एक्सपोर्ट टू यूके इन गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टुगेदर कितना बढ़ेगा? करीब $1 बिलियन से। और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $800 बिलियन से ज्यादा, तब आप सब अपना विवेक लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स अवश्य बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या एफटीए के वजह से जो बूस्ट हम चाह रहे हैं अपने एक्सपोर्ट में, क्या वो बूस्ट मिल पाएगा? मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट जो एक्सपोर्ट्स में जो रियल बूस्ट हम लोग को आएगा वो है अपने इंटरनल रिफॉर्म्स से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने से, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज के वजह से जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं उनको एड्रेस करने से। और सरकार इस रास्ते पर प्रयास कर रही है, काफी एफर्ट्स हो रहा है। लेकिन जब वो प्रयास सफल होंगे तब देखेंगे कि अवश्य बूस्ट होगा, और वो जो बूस्ट आएगा हमारे एक्सपोर्ट्स में वो एफटीए से कहीं ज्यादा बूस्ट मिलेगा। वो एफटीए से कहीं ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एक अजय श्रीवास्तव जी, जो इन्होंने अभिजीत दास जी ने रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट पर हालांकि अभिजीत दास जी आप ही को मैं अपनी राय रख दूं कि इस जैसे हम लोग इंडिया की तरफ से रिपोर्ट बनाते हैं तो इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, आमतौर पे कई बार उसको हाईलाइट करते हैं। अब यूके की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई होगी तो जाहिर तौर पे यूके गवर्नमेंट देखेगी कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम अपना फैक्ट दें। लेकिन आपने ये जो बात कही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एफटीए की बजाय अगर हम लोग अपना रिफॉर्म करें तो वो रिफॉर्म उससे ज़्यादा बूस्ट देगा जितना कि एफटीआई ऐसे ट्रेड डील देता है। रलान साहब, आप ही के पास आऊँ, ये किस तरह के रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? देखो, दी फैसिलिटेशन जो है वो जैसे कस्टम में है, एक्सपोर्ट के प्रोसेस में है या इंपोर्ट के प्रोसेस में है, एक छोटी सी फैसिलिटेशन लाते हैं, हमारे लिए एक नया रेगुलेशन आ जाता है। आई मीन वो बड़े ध्यान से इनको करना पड़ेगा, बहुत कुछ करने वाला है, कोई थोड़ा नहीं है। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जितना ये सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जितनी ये रेगुलेशन कम करते जाएंगे उतनी ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अभी और एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो हाई कि हम किसी कंट्री के साथ compete ही नहीं कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी, वो भी आज पता नहीं लगेगी या नहीं इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि द अमाउंट गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज सो लेस कि वो कोई हो नहीं रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। रोड टैप को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बहुत सारे इश्यूज हैं। सिंप्लीफिकेशन आज ये है कि विद इन 24 आवर्स एक एक्सपोर्ट कार्गो निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या निकल रहा है? दैट रूट को मतलब माइक्रो लेवल तक ये जानी चाहिए इंस्ट्रक्शन कि ये इसको इम्प्लीमेंट करो। ये बहुत ज़रूरी है। ये मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। आई एग्री कि एफटीए से जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, क्योंकि हम हर साल तो एक्सपोर्ट बढ़ा ही रहे हैं। इंसेंटिव कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रही है, इनको इंसेंटिव देने की क्या ज़रूरत है। बट द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि इंटरेस्ट वही पे हालांकि हमारे साथ पीसीआर अजय श्रीवास्तव जी बैठे ही हुए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक ये सरकार के हिस्सा थे, सरकार के पार्ट थे, अब सरकार से हालांकि बाहर हैं, लेकिन इनकी बातें हमें पता चला सरकार बड़ी सुनती है गौर से। अजय श्रीवास्तव सर, किस तरह के रिफॉर्म करें ताकि एफटीए ट्रेड डील तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर ये रिफॉर्म हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा? देखिए, तो मैं रलन साहब की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो उन्होंने बातें कही हैं, मैं उसमें कहूंगा 100 टाइम्स प्रेशर की जरूरत है हर चीज में। और अगर दो बातें हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स हैं वो जरूरी है, दूसरा हम नए रोड ब्लॉक्स ना क्रिएट करें, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आप फील्ड में देखिए, ओ माय गॉड, लोगों को दांतों तले पसीना आ रहा है। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे स्टील की 10,000 ग्रेड्स होते हैं, आपने क्यूसीओ लगाया 1300 ग्रेड्स के ऊपर, लेकिन स्टील मिनिस्ट्री कहती है कि बाकी जो ग्रेड्स हैं आपके, उन सब में एनओसी लेना पड़ेगा। और जब एनओसी लेने में जाता हूं तो उनकी वेबसाइट चलती नहीं है, तो माल आ जाता है, वहां पड़ा रहता है कस्टम में, मैं डेमरेज देता रहता हूं। ऐसे देश बहुत ही मुश्किल की बात है। ये सीधे सीधे जीडीपी को असर करेगा, एक्सपोर्ट को तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये इंपोर्ट रोक रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग रुकेगा, एक्सपोर्ट्स रुकेगा। ये केवल एक मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे मेरे पास में कम से कम 50 एग्जांपल्स हैं। ओके, नहीं बिल्कुल, ये अच्छा है, कम से कम शो के बहाने हम लोग फीडबैक दे पाए और जो पॉलिसी मेकर इसके हिसाब से वहाँ पे कदम उठाएं। शो का समय चूंकि खत्म हो चुका, हालांकि चर्चा बड़ी दिलचस्प चल रही थी। बहुत 2 लफ्ज बोलना चाहता हूँ। जी जी जी, क्यूसीओ के ऊपर मैं 2 लफ्ज और बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शो का समय खत्म होगा, जल्दी लगाने में एक होड़ लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है, बट द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट। वो बहुत जरूरी है। आप कोई भी ऑर्डर लेके आओ, लेकिन आपका डिपार्टमेंट भी इक्विप्ड हो पूरा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिपार्टमेंट को पता कुछ नहीं है, उनके पास कुछ सिस्टम नहीं है, तभी उस फैसले का फायदा भी होता है कि जब आप जिस मकसद से कोई कदम उठाते हो, वो कदम को लागू करने के लिए आपके पास वो क्षमता हो और वो इंटेंशन भी होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।